मैंने कल एक पिक्चर डाली थी, वाइजर यान से ली गई पिक्चर। एक वाइजर यान नासा ने छोड़ा है। वो अभी भी ब्रह्मांड में जा रहा है, डीप डीप। तो ये पिछले 1 वर्ष पहले की बात होगी, आई थिंक 1 से 1.5 वर्ष पहले की बात है कि वाइजर यान जब काफ़ी मिलियंस एंड मिलियंस माइल अवे था इन आवर यूनिवर्स, तो नासा के वैज्ञानिकों को एक आइडिया सूझी कि क्यों ना हम वाइजर का जो कैमरा है उसको पीछे की तरह घुमाएं और देखें कि आज वाइजर जहाँ है वहाँ से हमारी पृथ्वी कैसी दिखती है। मित्रों, ये पिक्चर देखिए आप, ये पिक्चर है, इसमें जो वो बिंदु दिख रहा है वो है हमारी पृथ्वी, यानी कि कम से कम दिख रही है अभी। लेकिन संभवतः अब जो जहाँ वाइजर होगा वहाँ से अगर पलट के पिक्चर लेनी हो तो हमारी पृथ्वी दिखेगी भी नहीं। इट विल बिकम इनविजिबल, नॉट सीन बाय द ह्यूज टेलीस्कोप इवन। और हमारी नंगी आँख से देखना तो ऑलमोस्ट असंभव है। ठीक उसी तरह से जैसे कोरोना वायरस हमारे चारों तरफ था और हमें वो क्षमता नहीं थी कि हम उसे देख पाएँ। वो इतना छोटा, इतना सूक्ष्म था। तो ऐसी ही है हमारी पृथ्वी। अनंत ग्रहों के इस मेले में एक ऐसी है हमारी पृथ्वी जो देखी भी नहीं जा सकती है। और उस पे रहने वाले हम लोग, टुकड़ों में बटे देश, टुकड़ों में बटे शहर, और उसके बाद भी तरह तरह की कला कर रहे हैं कि कुछ ऐसा कर दें, कुछ वैसा कर दें, अमर हो जाएं, बड़ी सी मूर्ति मेरी लग जाए, अखबारों में मेरी बड़ी सी फोटो छप जाए, मैं बड़ा ग्रेट हो जाऊं। मतलब अनेकों प्रकार की लीलाएं हम करते हैं इसके लिए कि हमारी पहचान बन जाए, हमको लोग श्रेष्ठ समझें, हम बड़े धनवान हो जाएं, लोग हमें धनवान समझें। इसके लिए हम किसी भी प्रकार के कृत्य करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, हमें से अधिकांश लोग। और कुल मिला के ये मेरा कहने का मतलब था कि ये हमारा अस्तित्व है, ये हमारी पृथ्वी का अस्तित्व ही जब इनविजिबल है तो हमारा क्या अस्तित्व है इस विशाल ब्रह्मांड में, एक छोटी सी पृथ्वी के, एक छोटे से देश के, एक छोटे से शहर के, एक छोटे से कोने में बने एक घर में, छोटे से घर के एक कमरे में बैठे मेरा अस्तित्व कितना बड़ा है। ये बड़ा सोचता हूँ तो बड़ा अच्छा भी लगता है, और कितना छोटा हूँ ये भी लगता है, कितना छोटा हूँ, कितना छोटा हूँ। संभवतः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी छोटा हूँ मैं भी ब्रह्मांड के परिपेक्ष में। और अहंकार हमारे, लालच हमारी, ग्रीड हमारी क्या क्या नहीं कला करवा रही है हमसे। मैं एक कथा सुनाता हूँ आपको। किसी देश को आप ले सकते हैं, इस कथा का जो रंगमंच है वो किसी देश को आप समझ सकते हैं। भारत हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, चीन हो सकता है, इंग्लैंड हो सकता है, दुनिया का कोई भी देश हो सकता है, क्योंकि हर देश में इस ढंग के पात्र पाए जाते हैं। तो एक पात्र ए है जो कि एक बिजनेसमैन है, छोटा मोटा कह सकते हैं, मिडिल क्लास का बिजनेसमैन। और एक राजनेता है, उसको आप मान लीजिए कि एन। ए इज़ अ बिग बिजनेसमैन, नॉट बिग बिजनेसमैन बट एक बिजनेसमैन है, और एन एक राजनेता है। एन का राजनीति में आने से पहले एक वक्तव्य था कि झोला लेके आया हूँ, झोला लेके चला जाऊंगा। ठीक है, खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ चला जाऊंगा। ये मुहावरा तो आप सब ने सुना होगा, भारत में बहुत ही प्रचलित मुहावरा है। इवन सिकंदर जैसा व्यक्तित्व जो पूरी दुनिया को जीत चुका था, उसे भी खाली हाथ ही जाना पड़ा था। गीता भी कहती है कि क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। यानी कुल मिला के 0 + 0 = 0 वाली स्थिति होती है। तो ऐसे में खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे,
बात समझ में आती है। काफ़ी प्रचलित मुहावरा भी है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। लेकिन झोला लेकर आए थे, झोला लेकर जाएंगे। यहाँ पे एक ट्विस्ट है, इस मुहावरे में एक ट्विस्ट है, और उस ट्विस्ट पे मेरी आज नज़र पड़ी है कि झोला लेकर आए थे, झोला लेकर जाएंगे। यहाँ ट्विस्ट ये है कि वो झोला खाली लेकर आए थे कि भर के लेके आए थे, और जो झोला लेकर जाएंगे वो खाली लेकर जाएंगे या भर कर लेकर जाएंगे। तो यहाँ एक स्थिति यह भी पैदा हो सकती है कि खाली झोला लेकर आए थे और भरा हुआ झोला लेकर जाएंगे। तो ये बस एक एग्जाम्पल मैंने दिया है। ये किसी व्यक्ति या किसी देश को मैंने नहीं टारगेट किया। इस ढंग के पात्र दुनिया के हर देश में हैं, खासकर राजनीति में या बिजनेस में भी हैं। राजनीति में स्पेशली ऐसे पात्र मिलते हैं जो दम्भ भरते हैं कि वो उनको किसी चीज़ की कोई ग्रीड या लालच नहीं है, वो एकदम से निष्पक्ष हैं और निस्वार्थ हैं, वो जनहित के लिए हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि खाली हाथ झोला लेके जो व्यक्ति, जो पात्र आया है, उसके बैकग्राउंड की एक और कथा है। उसने सार्वजनिक मंचों पे जगह जगह से ये कहा था कि वो जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, उसके लगभग 40 साल वो बार बार वो पात्र कहता है कि 40 साल तक उसने भिक्षा मांग के खाई है। तो इससे एक चीज़ प्रमाणित होती है कि झोला खाली ही आया है, क्योंकि 40 साल भिक्षा मांग के खाने वाले के पास कुछ रहा तो होगा नहीं अपने शरीर और 2 जोड़ी वस्त्र के सिवा। तो 2 जोड़ी वस्त्र पहनकर झोला खाली लेकर ही वो व्यक्ति आया था। अब झोला भर के न लेके जाए, ये देखने वाली बात है। और इसी संदर्भ में मैं यहाँ बेनामी संपत्ति का भी जिक्र करूँगा। बेनामी संपत्ति किसे कहते हैं? बेनामी संपत्ति का मतलब वो बेनामी संपत्ति होती है जो जैसे इस कहानी के संदर्भ में ही लीजिए कि एक मध्यम क्लास का व्यवसायी था। अचानक कुछ वर्षों में ही वो बहुत बड़ा व्यवसायी हो गया, उस एन नाम के राजनेता के चलते। यानी एन जो राजनेता है इस कथा का पात्र, उसने ए को भरपूर अवसर दिया कि वो खूब फले फूले बढ़े। तो यहाँ एक तरह की इनविजिबल साझेदारी प्रतीत होती है। अगर जो कथा का संदर्भ है उस संदर्भ में देखा जाए तो ए अगर एन के प्रभाव में ढेर सारे कह सकते हैं कि व्यावसायिक फायदे उठाता है, और एक मध्यम क्लास का व्यवसायी रातों रात वर्ल्ड क्लास का व्यवसायी हो जाता है, और जिसमें समाज का ये कहना है, लोगों का आरोप यह है कि उसे एन ने जगह जगह इस ढंग के पैसेज दिए अपने प्रभाव का अनुचित इस्तेमाल करके, और जिसके चलते ए जो है देखते देखते अरबपति खरबपति हो गया। मिलियन ट्रिलियन रुपीस की संपत्ति उसके पास हो गई। तो अब यहाँ क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि ए के पास जो संपत्ति है उसमें एन भी साझेदार है, और ए की जो संपत्तियां हैं अगर आधा आधा हिस्सा ही लगाया जाए तो ए की संपत्तियों का आधा जो है एन की बेनामी संपत्ति है। कहा जा सकता है कि नहीं, आप बताइए। मेरे मन में ये सवाल आया, मैंने बड़ा चिंतन किया, और मैंने देखा कि दुनिया में तमाम ऐसे पात्र दिख रहे हैं जहाँ ए और एन की साठगांठ है। एन जो है ए को बहुत ऊंचाई तक पहुंचा देता है। तो ये संदेह तो पैदा होता है कि ए की जो संपत्ति है उसमें एन की भागीदारी है, और ए की कम से कम आधी संपत्ति तो निश्चित रूप से ही एन की बेनामी संपत्ति है। और एन का कहना ही है कि वो झोला लेके आया था, और झोला प्रमाणित है कि 40 साल वो भिक्षा मांग के खाया था तो खाली झोला लेके आया था। और
जब वो झोला लेके जाएगा तो भरा हुआ झोला लेके जाएगा, सीधी सी बात है। उसने ऐसा कभी नहीं कहा कि वो खाली झोला लेके आया था और खाली झोला लेके जाएगा। आखिर झोला लेके क्यों आया था? खाली आता तो बात समझ में आती भैया। इनका कहना है कि वो झोला लेके आया था। सवाल है कि एन झोला लेके क्यों आया था? यह भी प्रमाणित है कि एन भिक्षा मांग के खाया था, इसलिए इसके झोले में कुछ था नहीं, खाली झोला लेकर आया था। और एन के क्रियाकलापों से ऐसा लगता है कि वो भरा हुआ झोला लेके जाएगा। तो किसी भी देश में अगर ऐसी अर्थनीति है, ऐसा आर्थिक तंत्र है जो कुछ लोगों को अमीर बनाता है, बाकी शेष जनता की कीमत पे, उसकी एक बहुत बड़ी जनता भय, भूख, भ्रष्टाचार, अपराध और अन्याय की शिकार है, और उसकी कुछ प्रतिशत जनता के हाथ में देश की सारी संपदा चली गई हो। अगर किसी देश की 50% संपदा सिर्फ 1% लोगों के हाथ में चली गई हो, तो इस अर्थनीति का क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है? यह अर्थनीति हर हाल में गलत है। यह राष्ट्र विरोधी अर्थनीति है। ये लोगों के टैक्स के पैसे की लूट है। एक तरह से आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली ये टैक्स के पैसे की लूट है। और विडंबनाएं देखिए, एक से एक विडंबनाएं बना रखी हैं इन लोगों ने कि 40 साल भिक्षा मांग के खाए थे और आज भी भोजन के सिवा कुछ नहीं इस्तेमाल करते हैं टैक्स के पैसे का। सिर्फ खाना खाते हैं, 2 जोड़ी कपड़ा पहनते हैं। अरे अब कितना टैक्स के पैसे का दुरुपयोग करोगे भाई आप लोग? करोड़ों रुपए आपके सिक्योरिटी पे खर्च हो रहे हैं, अरबों खरबों रुपए आपके ड्रामे पे खर्च हो रहे हैं, जिससे चुनावी प्रचार या फिर उद्घाटन, इस ढंग के समारोह को ले लीजिए। ये सब पैसा टैक्स का ही है। गेहूं बेच के तो लाया नहीं था आपने, फिर क्यों कहते हैं कि आप टैक्स के पैसे का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं? अरे ये कहिए कि टैक्स के पैसे का ही आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप टैक्स के पैसे का इतना भयानक दुरुपयोग कर रहे हैं कि जितना संभवतः किसी ने न किया हो। कम देशों में लोग होंगे जो टैक्स के पैसे का इस कदर दुरुपयोग करते होंगे जिस कदर दुरुपयोग हो रहा है हमारे देश में। खासकर अब मैं यहाँ आऊँगा कि ये कथा मेरे देश पे नहीं थी, लेकिन यहाँ मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा भारत में भी जो पात्र हैं, राजनीतिक पात्र हैं या व्यावसायिक पात्र हैं, कहीं ना कहीं उनमें भी उसी ढंग का सामंजस्य दिखता है, उसी ढंग का नेक्सस दिखता है, उसी ढंग के समझौते दिखते हैं जिस ढंग के समझौते इस कथा के पात्र ए और एन में थे। ये ए और एन का नेक्सस मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत नया है, आज़ादी की बाद से ही संभवतः ए और एन वाला नेक्सस जो है इस देश में कमोबेश स्टार्ट हो गया था। लेकिन इस दौरान, पिछले कुछ वर्षों के दौरान, ए और एन का ये नेक्सस इतने घातक तरीके से उभरा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि ए और एन दिखा कुछ रहे हैं और मंतव्य उनका कुछ और है। देश की सारी संपत्ति कुछ लोगों को की मुट्ठी में केंद्रित कर देना, ये तो एक तरह से देश को आर्थिक गुलामी की तरफ ले जा रहा है। हम सब गुलाम बन के रह जाएंगे आर्थिक रूप से इन बड़े कुछ गिने चुने व्यवसायियों के हाथ के, जिनकी संख्या एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 1% लोग हैं जिनके हाथ में देश की अधिकांश संपदा है। 80 करोड़ लोग हैं इस देश में जिनको सरकार ये मान रही है कि इनको अगर मुफ्त का राशन नहीं दिया गया तो ये जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब साफ साफ हुआ कि ये वो लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है। इनकी स्थिति वह भी नहीं आज है कि ये 2 वक्त की रोटी जुटा सके। इनके पास इतना भी रोजगार नहीं, इतना भी काम नहीं है कि ये 2 वक्त की रोटी जुटा सके। इसलिए सरकार को विवश होकर इन्हें मुफ्त का अनाज देना पड़ रहा है कि कम से कम ये जीवित रहें। 80 करोड़ जनता जीवित रहने वाले स्टेटस से जी रही है कि वो सरकार के मुफ्त के राशन से जीवित है। 80 करोड़, 130 करोड़ में से 80 करोड़ बचे 50 करोड़, उसमें से भी 40-45 करोड़ हैं जो एन केन प्रकार अपनी मान मर्यादा को बचाने के लिए लड़ रहे हैं।
जैसे तैसे जी रहे हैं, अपनी इच्छाओं को मार के, कभी पूरा करके, कभी काट के। ये भारत का मध्यम वर्गीय समाज है, जिसके अंदर आत्मसम्मान भी है कि भीख पे नहीं जीवित रहेगा, जीवित रहेगा तो अपने बल पे, अपने कर्मों पे रहेगा। ये मध्यम वर्ग है जो पिस रहा है। इसकी संख्या भी आप मान लीजिए कि जो बचे हुए 80 करोड़ के बाद 50 करोड़ हैं, उनमें से मैं समझता हूँ कि 45 करोड़ से अधिक यही होंगे। 46, 47, 48 करोड़ हो सकते हैं, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। और बाकी सारा धन, सारी संपदा या तो इन चंद व्यापारियों के पास है, या उनसे हिस्सा पाके चंद राजनेताओं के पास है, या फिर सरकारी कर्मचारी, वो जो लाभ के पद पे हैं, यानी जहाँ घूस के अवसर हैं, जहाँ बेईमानी के अवसर हैं, जहाँ लूट के अवसर हैं। इन तीन के सिवा सब लोग लड़ रहे हैं। मध्यम वर्गीय लड़ रहे हैं, गरीब तो बस जी रहा है। 80 करोड़ गरीब बस जी रहे हैं, शेष 45 से 48 करोड़, 49 करोड़ लड़ रहे हैं जीने के लिए। और बाकी कुछ लाख में होंगे या करोड़, मान लीजिए 1 करोड़ होंगे, जो ऐश कर रहे हैं हमारे टैक्स के पैसे का। यही है हकीकत आज इस देश की। ये जो अर्थ का केंद्रीकरण है, जो पूंजी का केंद्रीकरण हो रहा है इस देश में, जो लूट मची है अरबपति खरबपति बनने की कुछ परसेंट व्यापारियों द्वारा और राजनेताओं के सहयोग से, उनकी बंदरबांट से, उनकी बेनामी संपत्ति के तौर पे, ये लूट रुकनी चाहिए। ये हमारा पैसा है, हम सबका हक है इस पे। कब जागेंगे आप? कब देखेंगे आप इस सच्चाई को? आप गरीब होते जा रहे हैं, आपके बच्चे पिछड़ते जा रहे हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार की विडंबना, व्यथा। गरीब को तो मान लीजिए कि वो तो दे आर क्रस्ट, वो अभिशप्त हैं, कह सकते हैं। वो अभिशप्त हैं जैसे तैसे मरने जीने के लिए। लेकिन एक मध्यम वर्गीय है जो आत्मसम्मान से लड़ना चाहता है, खड़ा होना चाहता है, थोड़ा आगे बढ़ना चाहता है। वो मध्यम वर्गीय कैसे पिस रहा है समाज में, देखिए। मैं 2 चीजों का उदाहरण देता हूं आपको, शिक्षा और स्वास्थ्य। रोटी को छोड़ दीजिए, शिक्षा और स्वास्थ्य जो मध्यम वर्गीय परिवार की सबसे बड़ी आवश्यकता है। वो हर हाल में अपने बच्चे को शिक्षित करना चाहता है, उसे बढ़िया से बढ़िया शिक्षा देना चाहता है वो, और वो स्वस्थ भी रहना चाहता है, अपने बच्चों को भी स्वस्थ रखना चाहता है। ये 2 सेक्टर आप देखिए, 2 सेक्टर ये जो है शिक्षा और स्वास्थ्य के। अगर एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति 30,000 40,000 महीने तक कमाता है, जो कि कम लोग कमाते हैं, इन मध्यम वर्गीय में भी कुछ प्रतिशत होंगे जिनकी आय 30-40,000 50,000 महीने की होगी। अगर 50,000 महीने की भी आपकी आय है, आपके पास 2 या 3 बच्चे हैं, और आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य देना चाहते हैं, जोड़ डालिए आपका बजट। कोल्हू के बैल की तरह पिस जाएंगे, या पिस रहे हैं लोग, पिसते रहे हैं, पिस रहे हैं और पिसते रहेंगे अगर ऐसे ही रहेंगे तो। और इस मध्यम वर्गीय जो समाज है भारत का, मैं इसकी कुछ चीज़ों के लिए आलोचना भी करता हूँ। मध्यम वर्गीय समाज ही रहा है। दुनिया में जितनी भी क्रांति हुई है, इन मध्यम वर्गीय समाज के लोगों ने ही की है, इन युवाओं ने ही की है जो मध्यम वर्गीय रहे हैं। क्योंकि ये बड़े सपने पालते हैं, सपनों के लिए जीते हैं, सपनों के लिए लड़ते हैं, सपनों के लिए मरते हैं। इसीलिए जब कहीं कोई क्रांति हुई है दुनिया में, तो इन मध्यम वर्गीय लोगों ने ही आवाज़ उठाई है, इन्होंने ही कुर्बानियाँ दी है, यही आगे आए हैं, इन्होंने समाज को बदला है, नियमों को तोड़ा है, नया बनाया है। और दुर्भाग्य हमारे देश का मध्यम वर्गीय का कि हम चुप हैं, हम बुरी तरह से चुप हैं। हम सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं इस ढंग से
किसी का किसी को सपोर्ट नहीं है, किसी का किसी को समर्थन नहीं। हर व्यक्ति लगा है कि हम कितना अधिक लूट लें हम भी, और हम उच्चवर्गीय हो जाएं। कुछ ऐसे ही सपने हैं संभवतः हम सारे लोगों के जो लड़ रहे हैं, मध्यम वर्गीय समाज की जो 80 करोड़ हैं, जो जैसे तैसे भोजन पा रहे हैं, वो तो छोड़िए, वो क्या लड़ेंगे। बेचारा मैं कहूँगा उन्हें, अभिशप्त हैं वो, बेचारे हैं वो, उनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती वो क्रांति करें। जब हम, जिसका जैसे तैसे पेट भरा हुआ है, पेट भरने के बाद कपड़ा भी है और सर पे जो है घर भी है, थोड़ा सा पैसा भी बचता है जेब में, थोड़ा सा वक्त भी बचता है, अगर हम खामोश हैं, अगर हम आवाज़ नहीं उठा सकते हैं इन बुराइयों के विरुद्ध, इन असमानताओं के विरुद्ध जो हमारे राह का सबसे बड़ा रोड़ा है, हमारे अवसरों को छीना जा रहा है इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों द्वारा, भ्रष्टाचारी कर्मचारियों द्वारा, भ्रष्टाचारी नेताओं द्वारा, भ्रष्टाचारी व्यवसायियों द्वारा, बड़े व्यवसायियों द्वारा, खासकर मैं कहूँगा, मैं छोटे व्यवसायियों की श्रेणी में नहीं रख रहा हूँ, वो भी इनके प्रकार जीवन यापन ही कर रहे हैं। तो कौन बोलेगा, कौन आवाज उठाएगा? और दुर्भाग्य है कि हमारे देश का हर मध्यम वर्गीय चाहता है कि भगत सिंह एक बार फिर से आए, सुभाष चंद्र बोस एक बार फिर से आए, चंद्रशेखर आजाद एक बार फिर से पैदा हों, फिर से देश में क्रांति हो। लेकिन मेरे घर का कोई बच्चा या मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं रहूं, मैं अपने कंफर्ट जोन में बैठा रहूं, जहां मुझे खाना मिल जा रहा है, चाय की कप मिल जा रही है, पढ़ने को अखबार मिल जा रहा है, दुनिया भर के समाचारों को देखने के लिए टीवी मिल जा रही है, परिचर्चा करने के लिए चाय चट्टी की दुकानें मिल जा रही हैं, बस खुश हैं। क्रांति होनी चाहिए, पड़ोसी करे क्रांति, पड़ोसी का लड़का करे क्रांति, हम नहीं करेंगे क्रांति। हम उस मुर्गे की तरह हैं जो उसके साथ का मुर्गा कट रहा होता है तो वो दाना खाता है, मस्त है दाना खाने में, उसे एहसास भी नहीं है कि उसके साथ वाला ये कट रहा है और इस कड़ी में उसका भी नंबर आएगा, आज नहीं तो कल वो भी कटेगा, लेकिन वो मस्त है दाना खाने में। कुछ इसी प्रकार के हो गए हम सभी मध्यम वर्गीय देश के। जब तक हम पे नहीं पड़ती है, हम कतई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है, जो कि एक कह सकते हैं किस प्रकार का समाज है ये किसी सुसंस्कृत या फिर कह सकते हैं कि सभ्य समाज का लक्षण तो नहीं है। ये हमारी कमियां धीरे धीरे हम सबको बारी बारी से मारती जाएंगी और एन टाइप के व्यापारी जो है फलते फूलते पनपते रहेंगे। ए टाइप के व्यापारी, आई मीन टू से ए टाइप के व्यापारी और एन टाइप के राजनेता हमेशा इसका लाभ उठाते रहेंगे। वो हमेशा आते रहे हैं और एन टाइप के राजनेता हमेशा आते रहेंगे। अगर हम ऐसे ही सोए रहे तो एन आते रहेंगे, अपने लाभ के लिए ए को बढ़ाते रहेंगे, बाकी सबको बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल को मारते रहेंगे, उनकी कीमत पे ए को बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि ए से उनका इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। ए की संपत्ति उनकी बेनामी संपत्ति होती है और हम समझते हैं कि एन तो बेचारा कितना राष्ट्रवादी है। जागिए, वीडियो लंबी हो रही है, कहता रहूंगा तो पूरी रात बीत जाएगी, इतनी आग है सीने में। मैं जिस समाज में जिंदा हूं, कतई मैं उस समाज को पसंद नहीं करता हूं। जैसे लोग हैं आसपास, मैं इस परिवेश को नहीं पसंद करता हूं। जागिए, बदलिए देश को, खुद को बदलिए। किस चीज से डर रहे हैं? मौत से। मौत से डर रहे हैं जो सुनिश्चित है। टाल पाया है कोई? सिकंदर नहीं टाल पाया, अकबर बाबर नहीं टाल पाया, बड़े बड़े योद्धा सूरवीर, कोई नहीं मौत को टाल पाया। आप टाल लोगे मौत को?
क्यों मौत से डरते हो यार? मौत तो एक पुनर्जन्म है। मौत तो वस्त्र, पुराने वस्त्र निकाल कर एक नया वस्त्र पहनने का अवसर है। मौत तो एक देखी हुई दुनिया को छोड़कर एक नई दुनिया में जाने का अवसर है, जो शायद इससे भी समृद्ध, इससे भी खूबसूरत होनी चाहिए, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ऊर्जा है, अनंत समृद्धि है, अनंत आनंद और खुशी है, अनंत प्रकार की दुनियाएं हैं जहां अद्भुत प्रकार की दुनियाएं हैं, अद्भुत प्रकार के लोग हैं। हो सकता है इससे श्रेष्ठ जीवन में जाने का अवसर मिले अगर आप गौरवान्वित जीवन होके मरे तो। टीपू सुल्तान ने कहा था ना कि 100 दिन बकरी की तरह जीने से अच्छा एक दिन शेर की तरह जी लेना अच्छा है। तो शेर की तरह जीने की कोशिश करिए। शेर इज अ सिंबल ऑफ fearless. I mean, the lion is a symbol of fearless. मतलब अभय शब्द है, अभय। एक शब्द अभय है। अभय में कोई डर नहीं होता है। बी द अभय। चेंज योरसेल्फ। चेंज योरसेल्फ। सब कुछ, सारी शक्ति आपके अंदर है। कुछ भी कर सकने की क्षमता आपके अंदर है। बस हनुमान जी की तरह चुप बैठे हैं आप। भान नहीं है आपको, ज्ञान नहीं है आपको कि कितनी क्षमताएं आपके अंदर है। आपका मस्तिष्क जो है पूरे ब्रह्मांड का मिनिएचर है। एज आई टोल्ड यू सेवरल टाइम, इवन इन आवर मैथोलॉजी इट इज रिटेन, जो जो पिंड है सोई ब्रह्मांड है। और माइंड इज ए मिनिएचर ऑफ यूनिवर्स। इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है, इतना रहस्य, इतनी ऊर्जा है कि माय गुडनेस, यू कैन चेंज द एंटायर वर्ल्ड अलोन इफ यू विश टू डू, इफ यू प्रिपेयर योरसेल्फ अप टू दैट मार्क वेयर यू कैन डू दिस। Go ahead. Think of it and do it. Change your world. Make this world a little more beautiful for your coming children. What they will think when once again India will become, gulam, slave. अगर वे एक बार फिर से भारत को आर्थिक गुलाम बना के अपने बच्चों को छोड़ के जाएंगे तो कोसेंगे वो हमें। दे विल कोसेंगे। तो अपने लिए न सही, अपनी आने वाली औलादों के लिए, अपने संतानों के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, अपनी आने वाली दुनिया के लिए, अपने आने वाले देश के लिए कुछ ऐसा कर जाइए जाने से पहले कि आपको जाते समय पश्चाताप न हो जाने का कि आप जीवन की इस यात्रा में इस संसार को कुछ नहीं दे पाए, कुछ नहीं दे पाए आप, जबकि आप देने के लिए ही आए थे। आपने सिर्फ लिया लिया और लिया, दिया कुछ नहीं। भ्रष्टाचार दिया, बेईमानी दी, अहंकार दिया, क्रोध दिया, क्रूप बनाया इस दुनिया को। सिर्फ और सिर्फ क्रूप बनाया इस दुनिया को। ऐसी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए मरने से पहले आपकी, हमारी या किसी की। गर्व से शरीर को त्यागें, गर्व से यात्रा का समापन करें। और ये जो पासपोर्ट है, इस वीज़ा जो है, इस वीज़ा को गर्व से सरेंडर करके जाएं। ये ना कि छीन लिया जाए आपका वीज़ा, चल हट यहाँ से, निकल नालायक। गर्व से आप सरेंडर करें कि नाउ टेक योर वीज़ा, लेट मी गो इन न्यू वर्ल्ड। थैंक यू, नमस्कार। ये अपने वीडियो देखी होगी, कुछ ऐसी ही है हमारी दुनिया
इसमें पहली वीडियो में आपने देखा होगा कि सूर्य से तीसरे नंबर पे जो ग्रह स्पिन कर रहा है, रोटेट कर रहा है और साथ साथ स्पिन भी कर रहा है, वो है हमारी पृथ्वी, हमारा घर, हम सबका घर, इस संसार में जितने लोग हैं उन सबका घर। तो कुल मिला के कुछ ऐसी ही है हमारी दुनिया। और आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे अनंत स्टार्स, यानी दूर से वो ली गई तस्वीर है, वो स्टार्स हैं जो पृथ्वी से बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं, हज़ारों लाखों गुना बड़े हैं। तो उनके सापेक्ष में हमारी पृथ्वी का क्या अस्तित्व है। मैंने कल एक पिक्चर डाली थी, वाइजर यान से ली गई पिक्चर। एक वाइजर यान नासा ने छोड़ा है, वो अभी भी ब्रह्मांड में जा रहा है, डीप डीप। तो ये पिछले 1 वर्ष पहले की बात होगी, आई थिंक 1 से 1.5 वर्ष पहले की बात है कि वाइजर यान जब काफ़ी मिलियंस माइल अवे था इन आवर यूनिवर्स, तो नासा के वैज्ञानिकों को एक आइडिया सूझी कि क्यों न हम वाइजर का जो कैमरा है उसको पीछे की तरह घुमाएं और देखें कि आज वाइजर जहाँ है वहाँ से हमारी पृथ्वी कैसी दिखती है। मित्रों, ये पिक्चर देखिए आप, ये पिक्चर है, इसमें जो वो बिंदु दिख रहा है वो है हमारी पृथ्वी, यानी कि कम से कम दिख रही है अभी। लेकिन संभवतः अब जो जहाँ वाइजर होगा वहाँ से अगर पलट के पिक्चर लेनी हो तो हमारी पृथ्वी दिखेगी भी नहीं। इट विल बिकम इनविजिबल, नॉट सीन बाय द ह्यूज टेलीस्कोप इवन। और हमारी नंगी आँख से देखना तो ऑलमोस्ट असंभव है। ठीक उसी तरह से जैसे कोरोना वायरस हमारे चारों तरफ था और हमें वो क्षमता नहीं थी कि हम उसे देख पाएँ। वो इतना छोटा, इतना सूक्ष्म था। तो ऐसी ही हमारी पृथ्वी, अनंत ग्रहों के इस मेले में एक ऐसी है हमारी पृथ्वी जो देखी भी नहीं जा सकती है। और उस पे रहने वाले हम लोग, टुकड़ों में बटे देश, टुकड़ों में बटे शहर, और उसके बाद भी तरह तरह की कला कर रहे हैं कि कुछ ऐसा कर दें, कुछ वैसा कर दें, अमर हो जाएं, बड़ी सी मूर्ति मेरी लग जाए, अखबारों में मेरी बड़ी सी फ़ोटो छप जाए, मैं बड़ा ग्रेट हो जाऊं। मतलब अनेकों प्रकार की लीलाएं हम करते हैं इसके लिए कि हमारी पहचान बन जाए, हमको लोग श्रेष्ठ समझें, हम बड़े धनवान हो जाएं, लोग हमें धनवान समझें। इसके लिए हम किसी भी प्रकार के कृत्य करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, हमें से अधिकांश लोग। और कुल मिला के ये मेरा कहने का मतलब था कि ये हमारा अस्तित्व है, ये हमारी पृथ्वी का अस्तित्व ही जब इनविजिबल है तो हमारा क्या अस्तित्व है इस विशाल ब्रह्मांड में, एक छोटी सी पृथ्वी के, एक छोटे से देश के, एक छोटे से शहर के, एक छोटे से कोने में बने एक घर में, छोटे से घर के एक कमरे में बैठे मेरा अस्तित्व कितना बड़ा है। ये बड़ा सोचता हूँ तो बड़ा अच्छा भी लगता है और कितना छोटा हूँ ये भी लगता है, कितना छोटा हूँ। संभवतः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी छोटा हूँ मैं भी ब्रह्मांड के परिपेक्ष में। और अहंकार हमारे, लालच हमारी, ग्रीड हमारी क्या क्या नहीं कला करवा रही है हमसे। मैं एक कथा सुनाता हूँ आपको। किसी देश को आप ले सकते हैं, इस कथा का जो रंगमंच है वो किसी देश को आप समझ सकते हैं। भारत हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, चीन हो सकता है, इंग्लैंड हो सकता है, दुनिया का कोई भी देश हो सकता है, क्योंकि हर देश में इस ढंग के पात्र पाए जाते हैं। तो एक पात्र ए है जो कि एक बिजनेसमैन है, छोटा मोटा कह सकते हैं, मिडिल क्लास का बिजनेसमैन। और एक राजनेता है, उसको आप मान लीजिए कि एन। ए इज़ अ बिग बिजनेसमैन, नॉट बिग बिजनेसमैन बट एक बिजनेसमैन है, और एन एक राजनेता है। एन का राजनीति में आने से पहले एक वक्तव्य था कि झोला लेके आया हूँ, झोला लेके चला जाऊंगा। ठीक है,
खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ चला जाऊँगा। ये मुहावरा तो आप सब ने सुना होगा, भारत में बहुत ही प्रचलित मुहावरा है। इवन सिकंदर जैसा व्यक्तित्व जो पूरी दुनिया को जीत चुका था, उसे भी खाली हाथ ही जाना पड़ा था। गीता भी कहती है कि क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। यानी कुल मिला के 0 + 0 = 0 वाली स्थिति है, होती है। तो ऐसे में खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, बात समझ में आती है। काफ़ी प्रचलित मुहावरा भी है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। लेकिन झोला लेकर आए थे, झोला लेकर जाएंगे। यहाँ पे एक ट्विस्ट है, इस मुहावरे में एक ट्विस्ट है। और उस ट्विस्ट पे मेरी आज नज़र पड़ी है कि झोला लेकर आए थे, झोला लेकर जाएंगे। यहाँ ट्विस्ट ये है कि वो झोला खाली लेकर आए थे कि भर के लेके आए थे, और जो झोला लेकर जाएंगे वो खाली लेकर जाएंगे या भर कर लेकर जाएंगे। तो यहाँ एक स्थिति यह भी पैदा हो सकती है कि खाली झोला लेकर आए थे और भरा हुआ झोला लेकर जाएंगे। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया है। ये किसी व्यक्ति या किसी देश को मैंने नहीं टारगेट किया। इस ढंग के पात्र दुनिया के हर देश में हैं, खासकर राजनीति में या बिजनेस में भी हैं। राजनीति में स्पेशली ऐसे पात्र मिलते हैं जो दम्भ भरते हैं कि वो उनको किसी चीज़ की कोई ग्रीड या लालच नहीं है। वो एकदम से निष्पक्ष हैं और निस्वार्थ हैं, वो जनहित के लिए हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि खाली हाथ झोला लेके जो व्यक्ति, जो पात्र आया है, उसके बैकग्राउंड की एक और कथा है। उसने सार्वजनिक मंचों पे जगह जगह से ये कहा था कि वो जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, उसके लगभग 40 साल वो बार बार वो पात्र कहता है कि 40 साल तक उसने भिक्षा मांगे खाई है। तो इससे एक चीज़ प्रमाणित होती है कि झोला खाली ही आया है, क्योंकि 40 साल भिक्षा मांग के खाने वाले के पास कुछ रहा तो होगा नहीं अपने शरीर और 2 जोड़ी वस्त्र के सिवा। तो 2 जोड़ी वस्त्र पहनकर झोला खाली लेकर ही वह व्यक्ति आया था। अब झोला भर के न लेके जाए, ये देखने वाली बात है। और इसी संदर्भ में मैं यहाँ बेनामी संपत्ति का भी जिक्र करूँगा। बेनामी संपत्ति किसे कहते हैं? बेनामी संपत्ति का मतलब वो बेनामी संपत्ति होती है जो जैसे इस कहानी के संदर्भ में ही लीजिए कि एक मध्यम क्लास का व्यवसायी था। अचानक कुछ वर्षों में ही वो बहुत बड़ा व्यवसायी हो गया, उस एन नाम के राजनेता के चलते। यानी एन जो राजनेता है इस कथा का पात्र, उसने ए को भरपूर अवसर दिया कि वो खूब फले फूले बढ़े। तो यहाँ एक तरह की इनविजिबल साझेदारी प्रतीत होती है। अगर जो कथा का संदर्भ है उस संदर्भ में देखा जाए तो ए अगर एन के प्रभाव में ढेर सारे कह सकते हैं कि व्यावसायिक फायदे उठाता है, और एक मध्यम क्लास का व्यवसायी रातों रात वर्ल्ड क्लास का व्यवसायी हो जाता है, और जिसमें समाज का ये कहना है, लोगों का आरोप यह है कि उसे एन ने जगह जगह इस ढंग के पैसेज दिए अपने प्रभाव का अनुचित इस्तेमाल करके, और जिसके चलते ए जो है देखते देखते अरबपति खरबपति हो गया। मिलियन ट्रिलियन रुपीस की संपत्ति उसके पास हो गई। तो अब यहाँ क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि ए के पास जो संपत्ति है उसमें एन भी साझेदार है, और ए की जो संपत्तियां हैं अगर आधा आधा हिस्सा ही लगाया जाए तो ए की संपत्तियों का आधा जो है एन की बेनामी संपत्ति है। कहा जा सकता है कि नहीं, आप बताइए। मेरे मन में ये सवाल आया, मैंने बड़ा चिंतन किया, और मैंने देखा कि दुनिया में तमाम ऐसे पात्र दिख रहे हैं जहाँ ए और एन की साठगांठ है। एन जो है
ए को बहुत ऊंचाई तक पहुंचा देता है। तो ये संदेह तो पैदा होता है कि ए की जो संपत्ति है उसमें एन की भागीदारी है, और ए की कम से कम आधी संपत्ति तो निश्चित रूप से ही एन की बेनामी संपत्ति है। और एन का कहना ही है कि वो झोला लेके आया था, और झोला प्रमाणित है कि 40 साल वो भिक्षा मांग के खाया था तो खाली झोला लेके आया था। और जब वो झोला लेके जाएगा तो भरा हुआ झोला लेके जाएगा, सीधी सी बात है। उसने ऐसा कभी नहीं कहा कि वो खाली झोला लेके आया था और खाली झोला लेके जाएगा। आखिर झोला लेके क्यों आया था? खाली आता तो बात समझ में आती भैया। इनका कहना है कि वो झोला लेके आया था। सवाल है कि एन झोला लेके क्यों आया था? यह भी प्रमाणित है कि एन भिक्षा मांग के खाया था, इसलिए इसके झोले में कुछ था नहीं, खाली झोला लेकर आया था। और एन के क्रियाकलापों से ऐसा लगता है कि वो भरा हुआ झोला लेके जाएगा। तो किसी भी देश में अगर ऐसी अर्थनीति है, ऐसा आर्थिक तंत्र है जो कुछ लोगों को अमीर बनाता है, बाकी शेष जनता की कीमत पे, उसकी एक बहुत बड़ी जनता भय, भूख, भ्रष्टाचार, अपराध और अन्याय की शिकार है, और उसकी कुछ प्रतिशत जनता के हाथ में देश की सारी संपदा चली गई हो। अगर किसी देश की 50% संपदा सिर्फ 1% लोगों के हाथ में चली गई हो, तो इस अर्थनीति का क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है? यह अर्थनीति हर हाल में गलत है। यह राष्ट्र विरोधी अर्थनीति है। ये लोगों के टैक्स के पैसे की लूट है। एक तरह से आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली ये टैक्स के पैसे की लूट है। और विडंबनाएं देखिए, एक से एक विडंबनाएं बना रखी हैं लोगों ने कि 40 साल भिक्षा मांग के खाए थे और आज भी भोजन के सिवा कुछ नहीं इस्तेमाल करते हैं टैक्स के पैसे का, सिर्फ खाना खाते हैं, 2 जोड़ी कपड़ा पहनते हैं। अरे अब कितना टैक्स के पैसे का दुरुपयोग करोगे भाई आप लोग? करोड़ों रुपए आपके सिक्योरिटी पे खर्च हो रहे हैं, अरबों खरबों रुपए आपके ड्रामे पे खर्च हो रहे हैं, जिससे चुनावी प्रचार या फिर उद्घाटन, इस ढंग के समारोह को ले लीजिए, ये सब पैसा टैक्स का ही है। गेहूं बेच के तो लाया नहीं था आपने, फिर क्यों कहते हैं कि आप टैक्स के पैसे का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं? अरे ये कहिए कि टैक्स के पैसे का ही आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप टैक्स के पैसे का इतना भयानक दुरुपयोग कर रहे हैं कि जितना संभवतः किसी ने न किया हो। कम देशों में लोग होंगे जो टैक्स के पैसे का इस कदर दुरुपयोग करते होंगे जिस कदर दुरुपयोग हो रहा है हमारे देश में। खासकर अब मैं यहाँ आऊँगा कि ये कथा मेरे देश पे नहीं थी, लेकिन यहाँ मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा कि भारत में भी जो पात्र हैं, राजनीतिक पात्र हैं या व्यावसायिक पात्र हैं, कहीं ना कहीं उनमें भी उसी ढंग का सामंजस्य दिखता है, उसी ढंग का नेक्सस दिखता है, उसी ढंग के समझौते दिखते हैं जिस ढंग के समझौते इस कथा के पात्र ए और एन में थे। ये ए और एन का नेक्सस मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत नया है, आज़ादी की बात से ही संभवतः ए और एन वाला नेक्सस जो इस देश में कम हो गया स्टार्ट हो गया था। लेकिन इस दौरान पिछले कुछ वर्षों के दौरान ए और एन का ये नेक्सस इतने घातक तरीके से उभरा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि ए और एन दिखा कुछ रहे हैं और मंतव्य उनका कुछ और है। देश की सारी संपत्ति कुछ लोगों को की मुट्ठी में केंद्रित कर देना, ये तो एक तरह से देश को आर्थिक गुलामी की तरफ ले जा रहा है। हम सब गुलाम बन के रह जाएंगे आर्थिक रूप से इन बड़े कुछ गिने चुने व्यवसायियों के हाथ के, जिनकी संख्या एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 1% लोग हैं जिनके हाथ में देश की अधिकांश संपदा है। 80 करोड़ लोग हैं इस देश में जिनको सरकार ये मान रही है कि इनको अगर मुफ्त का राशन नहीं दिया गया तो ये जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब साफ साफ हुआ कि ये वो लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है। इनकी स्थिति वह भी नहीं आज है कि ये 2 वक्त की रोटी जुटा सके। इनके पास इतना भी रोजगार नहीं, इतना भी काम नहीं है
कि ये 2 वक्त की रोटी जुटा सके, इसलिए सरकार को विवश होकर इन्हें मुफ्त का अनाज देना पड़ रहा है कि कम से कम ये जीवित रहें। 80 करोड़ जनता जीवित रहने वाले स्टेटस से जी रही है कि वो सरकार के मुफ्त के राशन से जीवित है। 80 करोड़, 130 करोड़ में से 80 करोड़ बचे 50 करोड़, उसमें से भी 40-45 करोड़ हैं जो एन केन प्रकार अपनी मान मर्यादा को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, जैसे तैसे जी रहे हैं, अपनी इच्छाओं को मार के, कभी पूरा करके, कभी काट के। ये भारत का मध्यम वर्गीय समाज है जिसके अंदर आत्मसम्मान भी है कि भीख पे नहीं जीवित रहेगा, जीवित रहेगा तो अपने बल पे, अपने कर्मों पे रहेगा। ये मध्यम वर्ग है जो पिस रहा है। इसकी संख्या भी आप मान लीजिए कि जो बचे हुए 80 करोड़ के बाद 50 करोड़ हैं, उनमें से मैं समझता हूँ कि 45 करोड़ से अधिक यही होंगे। 46, 47, 48 करोड़ हो सकते हैं, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। और बाकी सारा धन, सारी संपदा या तो इन चंद व्यापारियों के पास है या उनसे हिस्सा पाके चंद राजनेताओं के पास है, या फिर सरकारी कर्मचारी वो जो लाभ के पद पे हैं, यानी जहाँ घूस के अवसर हैं, जहाँ बेईमानी के अवसर हैं, जहाँ लूट के अवसर हैं। इन 3 के सिवा सब लोग लड़ रहे हैं। मध्यम वर्गीय लड़ रहे हैं, गरीब तो बस जी रहा है। 80 करोड़ गरीब बस जी रहे हैं, शेष 45 से 48 करोड़, 49 करोड़ लड़ रहे हैं जीने के लिए, और बाकी कुछ लाख में होंगे या करोड़, मान लीजिए 1 करोड़ होंगे जो ऐश कर रहे हैं हमारे टैक्स के पैसे का। यही है हकीकत आज इस देश की। ये जो अर्थ का केंद्रीकरण है, जो पूंजी का केंद्रीकरण हो रहा है इस देश में, जो लूट मची है अरबपति खरबपति बनने की कुछ परसेंट व्यापारियों द्वारा और राजनेताओं के सहयोग से, उनकी बंदरबांट से, उनकी बेनामी संपत्ति के तौर पे, ये लूट रुकनी चाहिए। ये हमारा पैसा है, हम सबका हक है इस पे। कब जागेंगे आप? कब देखेंगे आप इस सच्चाई को? आप गरीब होते जा रहे हैं, आपके बच्चे पिछड़ते जा रहे हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार की विडंबना, व्यथा। गरीब को तो मान लीजिए कि वो तो दे आर क्रस्ट, वो अभिशप्त हैं, कह सकते हैं, वो अभिशप्त हैं जैसे तैसे मरने जीने के लिए। लेकिन एक मध्यम वर्गीय है जो आत्मसम्मान से लड़ना चाहता है, खड़ा होना चाहता है, थोड़ा आगे बढ़ना चाहता है। वो मध्यम वर्गीय कैसे पिस रहा है समाज में, देखिए। मैं 2 चीजों का उदाहरण देता हूं आपको, शिक्षा और स्वास्थ्य। रोटी को छोड़ दीजिए, शिक्षा और स्वास्थ्य जो मध्यम वर्गीय परिवार की सबसे बड़ी आवश्यकता है। वो हर हाल में अपने बच्चे को शिक्षित करना चाहता है, उसे बढ़िया से बढ़िया शिक्षा देना चाहता है वो, और वो स्वस्थ भी रहना चाहता है, अपने बच्चों को भी स्वस्थ रखना चाहता है। ये 2 सेक्टर आप देखिए, 2 सेक्टर ये जो है शिक्षा और स्वास्थ्य के, अगर एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति 30,000 40,000 महीने तक कमाता है, जो कि कम लोग कमाते हैं, इन मध्यम वर्गीय में भी कुछ प्रतिशत होंगे जिनकी आय 30-40,000 50,000 महीने की होगी। अगर 50,000 महीने की भी आपकी आय है, आपके पास 2 या 3 बच्चे हैं, और आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य देना चाहते हैं, जोड़ डालिए आपका बजट। कोल्हू के बैल की तरह पिस जाएंगे, या पिस रहे हैं लोग, पिसते रहे हैं, पिस रहे हैं और पिसते रहेंगे अगर ऐसे ही रहेंगे तो। और इस मध्यम वर्गीय जो समाज है भारत का,
मैं इसकी कुछ चीज़ों के लिए आलोचना भी करता हूँ। मध्यम वर्गीय ये मध्यम वर्गीय समाज रहा है, दुनिया में जितनी भी क्रांति हुई है इन मध्यम वर्गीय समाज के लोगों ने ही की है, इन युवाओं ने ही की है जो मध्यम वर्गीय रहे हैं, क्योंकि ये बड़े सपने पालते हैं, सपनों के लिए जीते हैं, सपनों के लिए लड़ते हैं, सपनों के लिए मरते हैं। इसीलिए जब कहीं कोई क्रांति हुई है दुनिया में तो इन मध्यम वर्गीय लोगों ने ही आवाज़ उठाई है, इन्होंने ही कुर्बानियाँ दी है, इन्होंने यही आगे आए हैं, इन्होंने समाज को बदला है, नियमों को तोड़ा है, नया बनाया है। और दुर्भाग्य हमारे देश का मध्यम वर्गीय का कि हम चुप हैं, हम बुरी तरह से चुप हैं। हम सब अपनी 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 लड़ाई लड़ रहे हैं इस ढंग से, किसी का किसी को सपोर्ट नहीं है, किसी का किसी को समर्थन नहीं। हर व्यक्ति लगा है कि हम कितना अधिक लूट लें हम भी, और हम उच्च वर्गीय हो जाएं। कुछ ऐसे ही सपने हैं संभवतः हम सारे लोगों के जो लड़ रहे हैं मध्यम वर्गीय समाज की। जो 80 करोड़ हैं जो जैसे तैसे भोजन पा रहे हैं, वो तो छोड़िए, वो क्या लड़ेंगे। बेचारा मैं कहूँगा उन्हें, अभिशप्त हैं वो, बेचारे हैं वो, उनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती वो क्रांति करें। जब हम जिसका जैसे तैसे पेट भरा हुआ है, पेट भरने के बाद कपड़ा भी है और सर पे जो है घर भी है, थोड़ा सा पैसा भी बचता है जेब में, थोड़ा सा वक्त भी बचता है। अगर हम खामोश हैं, अगर हम आवाज़ नहीं उठा सकते हैं इन बुराइयों के विरुद्ध, इन असमानताओं के विरुद्ध जो हमारे राह का सबसे बड़ा रोड़ा है, हमारे अवसरों को छीना जा रहा है इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों द्वारा, भ्रष्टाचारी कर्मचारियों द्वारा, भ्रष्टाचारी नेताओं द्वारा, भ्रष्टाचारी व्यवसायियों द्वारा, बड़े व्यवसायियों द्वारा। खासकर मैं कहूँगा, मैं छोटे व्यवसायियों की श्रेणी में नहीं रख रहा हूँ, वो भी इनके प्रकार जीवन यापन ही कर रहे हैं। तो कौन बोलेगा, कौन आवाज़ उठाएगा। और दुर्भाग्य है कि हमारे देश का हर मध्यम वर्गीय चाहता है कि भगत सिंह एक बार फिर से आए, सुभाष चंद्र बोस एक बार फिर से आए, चंद्रशेखर आज़ाद एक बार फिर से पैदा हो, फिर से देश में क्रांति हो। लेकिन मेरे घर का कोई बच्चा या मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं रहूं, मैं अपने कंफर्ट जोन में बैठा रहूं, जहां मुझे खाना मिल जा रहा है, चाय की कप मिल जा रही है, पढ़ने को अखबार मिल जा रहा है, दुनिया भर के समाचारों को देखने के लिए टीवी मिल जा रही है, परिचर्चा करने के लिए चाय और चट्टी की दुकानें मिल जा रही हैं, बस खुश हैं। क्रांति होनी चाहिए, पड़ोसी करे क्रांति, पड़ोसी का लड़का करे क्रांति, हम नहीं करेंगे क्रांति। हम उस मुर्गे की तरह हैं जो उसके साथ का मुर्गा कट रहा होता है तो वो दाना खाता है, मस्त है दाना खाने में, उसे एहसास भी नहीं है कि उसके साथ वाला ये कट रहा है और इस कड़ी में उसका भी नंबर आएगा, आज नहीं तो कल वो भी कटेगा, लेकिन वो मस्त है दाना खाने में। कुछ इसी प्रकार के हो गए हम सभी मध्यम वर्गीय देश के। जब तक हम पे नहीं पड़ती है, हम कतई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है, जो कि एक कह सकते हैं किस प्रकार का समाज है ये किसी सुसंस्कृत या फिर कह सकते हैं कि सभ्य समाज का लक्षण तो नहीं है। ये हमारी कमियां धीरे धीरे हम सबको बारी बारी से मारती जाएंगी और एन टाइप के व्यापारी जो है फलते फूलते पनपते रहेंगे। ए टाइप के व्यापारी, आई मीन टू से ए टाइप के व्यापारी और एन टाइप के राजनेता हमेशा इसका लाभ उठाते रहेंगे। वो हमेशा आते रहे हैं और एन टाइप के राजनेता हमेशा आते रहेंगे। अगर हम ऐसे ही सोए रहे तो एन आते रहेंगे, अपने लाभ के लिए ए को बढ़ाते रहेंगे, बाकी सबको बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल को मारते रहेंगे, उनकी कीमत पे ए को बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि ए से उनका इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। ए की संपत्ति उनकी बेनामी संपत्ति होती है और हम समझते हैं कि एन तो बेचारा कितना राष्ट्रवादी है। जागी, वीडियो लंबी हो रही है, कहता रहूंगा तो पूरी रात बीत जाएगी, इतनी आग है सीने में।
मैं जिस समाज में जिंदा हूँ कतई मैं उस समाज को पसंद नहीं करता हूँ। जैसे लोग हैं आसपास, मैं इस परिवेश को नहीं पसंद करता हूँ। जागिए, बदलिए देश को, खुद को बदलिए। किस चीज से डर रहे हैं? मौत से। मौत से डर रहे हैं जो सुनिश्चित है। टाल पाया है कोई? सिकंदर नहीं टाल पाया, अकबर बाबर नहीं टाल पाया। बड़े बड़े योद्धा सूरवीर, कोई नहीं मौत को टाल पाया। आप टालोगे मौत को? क्यों मौत से डरते हो यार? मौत तो एक पुनर्जन्म है। मौत तो वस्त्र, पुराने वस्त्र निकाल कर एक नया वस्त्र पहनने का अवसर है। मौत तो एक देखी हुई दुनिया को छोड़कर एक नई दुनिया में जाने का अवसर है, जो शायद इससे भी समृद्ध, इससे भी खूबसूरत होनी चाहिए। क्योंकि अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ऊर्जा है, अनंत समृद्धि है, अनंत आनंद और खुशी है। अनंत प्रकार की दुनियाएं हैं जहां अद्भुत प्रकार की दुनियाएं हैं, अद्भुत प्रकार के लोग हैं। हो सकता है इससे श्रेष्ठ जीवन में जाने का अवसर मिले अगर आप गौरवान्वित जीवन होके मरे तो। टीपू सुल्तान ने कहा था ना कि 100 दिन बकरी की तरह जीने से अच्छा एक दिन शेर की तरह जी लेना अच्छा है। तो शेर की तरह जीने की कोशिश करिए। शेर इज अ सिंबल ऑफ fearless. I mean, the lion is a symbol of fearless. मतलब अभय शब्द है, अभय। एक शब्द अभय है। अभय में कोई डर नहीं होता है। बी द अभय। चेंज योरसेल्फ। चेंज योरसेल्फ। सब कुछ, सारी शक्ति आपके अंदर है। कुछ भी कर सकने की क्षमता आपके अंदर है। बस हनुमान जी की तरह चुप बैठे हैं आप। भान नहीं है आपको, ज्ञान नहीं है आपको कि कितनी क्षमताएं आपके अंदर है। आपका मस्तिष्क जो है पूरे ब्रह्मांड का मिनिएचर है। एज आई टोल्ड यू सेवरल टाइम, इवन इन आवर मैथोलॉजी इट इज रिटेन, जो जो पिंड है सोई ब्रह्मांड है। और माइंड इज ए मिनिएचर ऑफ यूनिवर्स। इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है, इतना रहस्य, इतनी ऊर्जा है कि माय गुडनेस, यू कैन चेंज द एंटायर वर्ल्ड अलोन इफ यू विश टू डू, इफ यू प्रिपेयर योरसेल्फ अप टू दैट मार्क वेयर यू कैन डू दिस। Go ahead. Think of it and do it. Change your world. Make this world a little more beautiful for your coming children. What they will think when once again India will become, gulam, slave. अगर एक बार फिर से भारत को आर्थिक गुलाम बना के अपने बच्चों को छोड़ के जाएंगे तो कोसेंगे वो हमें। दे विल कोसेंगे। तो अपने लिए न सही, अपनी आने वाली औलादों के लिए, अपने संतानों के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, अपनी आने वाली दुनिया के लिए, अपने आने वाले देश के लिए कुछ ऐसा कर जाइए जाने से पहले कि आपको जाते समय पश्चाताप न हो जाने का कि आप जीवन की इस यात्रा में इस संसार को कुछ नहीं दे पाए, कुछ नहीं दे पाए आप, जबकि आप देने के लिए ही आए थे। आपने सिर्फ लिया लिया और लिया, दिया कुछ नहीं। भ्रष्टाचार दिया, बेईमानी दी, अहंकार दिया, क्रोध दिया, क्रूप बनाया इस दुनिया को। सिर्फ और सिर्फ क्रूप बनाया इस दुनिया को। ऐसी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए मरने से पहले आपकी।
हमारी या किसी की। गर्व से शरीर को त्यागें, गर्व से यात्रा का समापन करें, और ये जो पासपोर्ट है, इस वीज़ा जो है, इस वीज़ा को गर्व से सरेंडर करके जाएं। ये ना कि छीन लिया जाए आपका वीज़ा, चल हट यहाँ से, निकल नालायक। गर्व से आप सरेंडर करें कि नाउ टेक योर वीज़ा, लेट मी गो न्यू वर्ल्ड। थैंक यू, नमस्कार।